आ रही है क्लियर? तो भोगांश, विक्षेप, विषुवांश, क्रांति ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं और राशियों के बारे में भी जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे संपात बिंदु। संपात बिंदु क्या होता है? सम माने क्या होता है? कोई बताएगा सम माने क्या होता है? बराबर। हाँ, बराबर। तो जब दो पात बराबर होते हैं, मतलब दो कोई पात माने दो स्थान बराबर होते हैं, उसको संपात कहते हैं। तो संपात बराबर से तात्पर्य है जैसे कि हमारा एक 360 डिग्री का एक गोला होता है, जो 360 डिग्री का जो गोला है वो बराबर दो हिस्सों में कटा होता है। तो एक कट अगर इसका यहाँ लग रहा है तो दूसरा कट यहाँ लग रहा है। एक्चुअल में पृथ्वी के जब चंद्रमा घूम रहा है तो दो स्थानों पर वो काटता भी है, लेकिन यहाँ पृथ्वी का सूर्य से संबंध के बारे में बात की है कि क्रांति व्रत जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, क्रांति व्रत की, जो इस प्रकार से होता है जिस पर ग्रह चलते हैं। ये इसमें दो बराबर के कटान बिंदु हैं जिनमें सूर्य जो है भारत के मतलब हमारे मध्य में होता है बिल्कुल। तो हमारे दिन बराबर होते हैं। तो ऐसे कौन से दो दिन हैं जो बराबर होते हैं? किस तारीख को सूर्य मतलब हमारा सूर्योदय सूर्यास्त बराबर होता है? दिन रात बराबर होते हैं? मार्च। हाँ, 23 मार्च। और सितंबर में 23 सितंबर। हाँ, तो 22-23 मार्च और 22-23 सितंबर के आसपास हमारे दिन रात बराबर होते हैं, तो वह समपात होता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। लेकिन जब वो बढ़ने लगता है, अब हमारा 23 मार्च के बाद वो बढ़ने लगेगा, दिन बड़े होने लगेंगे, रात छोटी होने लगेगी, यानी कि दिन बढ़ने लगेगा और रात छोटी होने लगेगी, तो वहाँ से संपात बढ़ने लगेगा, तो वो बराबर नहीं रहेगा। ऐसे ही रात सितंबर के बाद रात बढ़ने लगेगी और दिन छोटे होने लगेंगे, तो दिन रात की जो अवधि बराबर होती है वो तो संपात हो गया। लेकिन जब वो छोटे बड़े होते रहते हैं तो उसके लिए हमें आगे उसको अध्ययन करना होता है कि ये संपात काल निकालना पड़ता है। संपात काल माने आज जैसे किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसका संपात काल क्या है, यानी कि चूंकि दिन रात बराबर तो नहीं है, लेकिन जिस समय उसका जन्म हुआ है वो क्या समय है। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते समय अपने मार्ग में विषुवत वृत्त को पार करता है, उस संपात बिंदु को नूतन या बसंत संपात कहते हैं, जो अभी आने वाला है। अभी जो आने वाला संपात है उसका नाम क्या है? बसंत संपात। ये आप नोट करके रखिए, बसंत संपात। उस समय सूर्य का सायन भोगांश 0 डिग्री होता है, यानी कि बिल्कुल 360 डिग्री के उसमें पहुंच जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। 360 के बाद जीरो चालू होगा। इसी प्रकार जब सूर्य आकाश मार्कर बढ़ते हुए विषुववृत्त के उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने से मार्ग में दोबारा पार करता है, उस संपात बिंदु को सरस संपात कहते हैं। इसका नाम सरस संपात दिया गया है। उस क्षण में सूर्य का सायन भोगांश 180 होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी कि ये पूरा 360 डिग्री का भचक्र है, अगर तो आपके सामने ये 360 डिग्री में ये हम मानेंगे ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 0 है और ये इसका 180 है, सॉरी 360 है। तो 360 के बाद जैसे 360 खत्म होता है तो फिर हमारा 0 से नया क्रम चालू हो जाता है, जैसे मैंने राशियों का बताया हुआ है। तो ये जो हमारा कटान बिंदु है, लेकिन जब हम 0 से चलेंगे तो 0 के बाद 30, 60 ऐसे एक एक राशि पार करते करते यहाँ हमारा जो है ये बिंदु आ जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। तो अभी कौन सी ऋतु आने वाली है, या आज कौन सी तिथि है? बसंत पंचमी। हाँ, तो बसंत पंचमी है, इसका मतलब अब बसंत ऋतु आ रही है और इसलिए इसका नाम हो जाएगा बसंत संपात। ठीक है। और ये जो हमारा 180 है, इस समय कौन सी ऋतु आ जाएगी? शरद संपात। हाँ, शरद ऋतु आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है शरद की पूर्णिमा आती है, इस समय लोग खीर बनाते हैं, तो वो शरद ऋतु है।
और ये हम बसंत मनाते हैं, तो ये शरद संपात हो जाएगा। इसलिए ये 180 डिग्री का जो कटान बिंदु है यही संपात जो है। और यहाँ इन्होंने देखो तारीख भी लिखी है, आजकल सूर्य 21 मार्च के आसपास बसंत संपात और 23 सितंबर के आसपास शरद संपात होता है, ऐसा प्रतिवर्ष होता है। तो आपको संपात के बारे में जान के रखना है, क्योंकि ये संपात तो बराबर का है, लेकिन जब कुंडली बनाएंगे तो वो संपात में अंतर आएगा, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे विषुव अयन, ये क्या है, विषुव अयन के बारे में बात करेंगे कि गणितीय विधि से इसे प्रमाणित किया जाता है कि सायन मेष का प्रथम बिंदु बसंत संपात, जहां से सभी ग्रहों के भोगांश क्रांति वृत्त के साथ साथ नापे जाते हैं, एक स्थिर बिंदु नहीं है। स्थिर बिंदु नहीं है मतलब मेष राशि का जो प्रथम बिंदु है, मेष राशि माने जब सूर्य मेष राशि में जाएंगे। तो सूर्य मेष राशि में कब जाते हैं? 13 अप्रैल को। कब जाते हैं? 13 अप्रैल। हाँ, तो सूर्य ज्यादातर 13 अप्रैल को जाते हैं, मतलब लगभग 13 तारीख ही आती है। 13 अप्रैल बहुत आ जाएगी तो 13 की रात आ जाएगी, 14 की मॉर्निंग आ जाएगी, लेकिन वो रहेगी 13 तारीख की लगभग। तो 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में जाते हैं, इसलिए वो हमारा वहां से विषुव बिंदु माना जाता है। और प्रत्येक वर्ष जब सूर्य बसंत संपात तक पहुंचता है, यानी एक चक्र पूरा करता है, तब तक निश्चित तारे के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति पिछले वर्ष के संपात की बिंदु की तुलना में लगभग 50.1/3 चाप की दूरी तक पश्चिम की ओर खिसक जाता है। तो ये उसका जो संपात का खिसकना है जो है, ये हमारा क्रांति वर्त यानी प्रति वर्ष हमारा 50.1/3 दर से ये खिसकना, ये पृथ्वी का चल भचक्र और अचल भचक्र के बारे में बताएगा। तो गति थोड़ा वक्री होना था, पश्चाघातिक होना, और विषुवयन के नाम से जाना जाएगा। तो ये विषुवयन है एक। तो विषुवयन का मतलब जो ये जो अयन है, यानी कि एक होता है सायन और एक होता है निरयन, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जो पृथ्वी हमेशा लगभग 50.1/3 के हिसाब से खिसक रही है, वो पीछे की ओर जा रही है, क्योंकि 23.5 डिग्री हमारा उस समय था जब सन 1900 से हम इसकी गणना करेंगे, लेकिन आज की डेट में 23.5 नहीं है, वो 24-42 के लगभग पहुंच गया है। तो आइए, चल भचक्र और अचल भचक्र, यानी ये भचक्र माने जो हमने एक 360 डिग्री का जो गोला बताया वो चल माने जो खिसक रहा है, और अचल माने जो स्थिर हमने मान लिया कि यही है। और जैसे मान लो कि हमने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हमारा नव संवत्सर प्रारंभ होता है, यही से मेष बिंदु होता था, तो ये हमारा अचल है। लेकिन वो हम मानते हैं कि अचल है, लेकिन आज की डेट में वो अचल है नहीं, वो सरक गया है, वो 13 अप्रैल को मिलेगा। तो पहले हमारी जो ऋतुएं थी वो थोड़ा आगे चलती थी, जैसे हमारी मकर संक्रांति पर ही उत्तरायण होता था, लेकिन अब हमारा उत्तरायण 22 दिसंबर को हो जाता है। यानी कि 22 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में कितना अंतर है आप देख लीजिए, लगभग 23-24 दिन का अंतर है। तो वो 23-24 दिन चल भचक्र के अंदर अंतर आ गया है। तो इसको हम यहाँ से देखेंगे, विषुवयन के कारण बसंत संपात अपने वास्तविक स्थान हिंदुओं के द्वारा रेवती नक्षत्र के तारे के रूप में मान्य से पीछे की ओर खिसकता जाता है। यानी कि वो जब रेवती पर वो थे सूर्य, तब से उस भचक्र को, जो कि बसंत संपात जिससे प्रतिवर्ष अयन होता है, से मेष की प्रथम डिग्री की संगणना की जाती है। यानी जो बसंत संपात 0 डिग्री होता है वहीं से मेष राशि को माना जाता है। तो चल भचक्र का नाम दिया गया है। और स्थिर भचक्र के मामले में मेष की प्रथम डिग्री की संगणना तारों के रेवती वर्ग में से किसी एक विशिष्ट तारे से की जाती है, और यह तारा निश्चित है। तो इस तरीके से मेष माने अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, तो वहां से हम मानते हैं रेवती पे समाप्ति होगी और अश्विनी से मेष राशि प्रारंभ होगी, वहीं से हमारा 0 डिग्री। तो ये हमारा जो भचक्र है ये हमारा स्थिर भचक्र माना जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अयनांश। अयनांश क्या होता है? अयन जो मैंने बताया उत्तरायण और दक्षिण अयन, उत्तर अयन और दक्षिण अयन, इन दोनों के बीच में जो अयनात्मक दूरी है उसके बारे में बात करेंगे। स्थिर भचक्र जहां से प्रारंभ होता है उस आरंभिक बिंदु और बसंत संपात बिंदु के मध्य क्रांति वृत्त के साथ साथ नापे जाने वाला कोणीय अंतर किसी
निर्दिष्ट क्षण में अयनांश के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारा जो मेष बिंदु है वो 0 से चालू हो रहा है, लेकिन ये जो है और उससे पहले हो रहा है। जैसे चल भचक्र और स्थिर भचक्र, दोनों भचक्रों के आरंभिक बिंदु कब एक साथ पड़े थे उस निश्चित क्षण का पता नहीं। उसके अनुसार अयनांश अथवा अयनात्मक दूरी 19 डिग्री से 24 डिग्री तक होती रहती है। ये कब एक साथ पड़े थे इस संदर्भ में अनेक तिथियां दी गई है, लेकिन इसके लिए एनसी लाहिरी की एफए ब्रिज दी गई है जो हम अभी आपको पीडीएफ में देंगे। यह वर्ष 285 ईसा से है और संपूर्ण भारतवर्ष में खगोल विज्ञान पर्यवेक्षकों ने इसी वर्ष को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर अयनांश लगभग हमारा 24 डिग्री 19 से 24 डिग्री के बीच में बताया गया है। अब बात करें कि सायन और निर्यण। सायन, सा का मतलब होता है किसी के साथ होना, अयन के साथ, सायन का मतलब लिखेंगे अयन के साथ, और निर्यण निह माने होता है दूर, अयन से दूर। सायन माने क्या होता है? अयन के साथ। हाँ, और निर्यण अयन से दूर। अयन से दूर। तो निह शब्द जो विसर्ग उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो निह मतलब दूर के लिए किया गया। निस्सरति, किसी से दूर होना, तो दूर के लिए किया गया। तो यहाँ पर सायन जो भाषा आपके साथ जुड़ेगी हमेशा छोड़िएगा, हमेशा मान के चलिए अयन के साथ बता रहे हैं, और निर्यण माने अयन से दूर वाली बात कर रहे हैं। तो चल भचक्र और स्थिर भचक्र, स्थिर वाला जो हो गया वो सायन हो गया और निर्यण वाला वो चर हो गया। तो खगोल विज्ञान की यह प्रणाली चल भचक्र को मान्यता देती है, सायन विचारधारा के से संबंधित रखती है और स्थिर भचक्र को स्वीकार करती है। उसे निर्यण प्रणाली का नाम दिया गया है। जो स्थिर और चर के बीच में अंतर है। सायन प्रणाली पाश्चात्य ज्योतिष द्वारा प्रयुक्त की जाती है। जो हम पुराना ज्योतिष करते हैं, पुराने जैसे हम पंचांगों से हमारे गुरुजन करते आए हैं, वो सब सायन पद्धति को ही फॉलो करते हैं। जबकि हिंदू ज्योतिषियों द्वारा जो आज के समय में प्रणाली प्रारंभ हुई है उसमें खगोलविदों के द्वारा थोड़ा सा निर्यण भचक्र का प्रयोग करा है। तो दोनों प्रकार से राशि भचक्रों और भचक्रों के अलग अलग नाम प्रचलित हैं। ये नाम निम्नलिखित हैं। जैसे चल भचक्र को रेखीय भचक्र भी कहते हैं, सायन भचक्र और राशि चक्र का नाम भी दिया गया है। स्थिर भचक्र को नाक्षत्रिक भचक्र कहते हैं। ये नक्षत्रों का भचक्र है। नक्षत्र कितने हैं? 27। और ये राशि चक्र का है, यानी राशि कितनी है? 12। तो निर्यण भचक्र और नक्षत्रों के भचक्र का नाम इसको दूसरे स्थिर वाले को दिया है। स्थिर माने अपनी जगह स्थिर है, नक्षत्र अपनी जगह से सरकेंगे नहीं, लेकिन राशि भचक्र थोड़ा सरकता है, इसलिए यहाँ दोनों में अंतर आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं निकटतम अयनांश का अभिनिश्चय। किसी भी घटना के लिए एनसी लाहिरी के एफए ब्रिज के लिए दिया गया अयनांश का प्रयोग करना चाहिए, तथापि हम किसी भी वर्ष का अयनांश निम्नलिखित विधि द्वारा मोटे तौर पर निकाल भी सकते हैं। यानी कि जब हमको देखना है कि किसी जगह का अयनांश क्या है, कितना है, तो उसके लिए जो हमारे पास एक पुस्तक जो दी जाएगी उसमें 285 ईसा से जो बनी है उसमें जन्म वर्ष अथवा दिए गए वर्ष में जो उसमें 285 घटाएं तो घटाकर जो शेष आएगा उसमें 50.1/3 का गुणा करके गुणनफल की जो डिग्री मिनट सेकंड होती है उससे ही हमारे पास अयनांश निकल आता है। जैसे कि ये 2014 है और माइनस 285 किया तो ये कितना आ गया? 1729। और इससे 50.1/3 से गुणा किया ये, तो ये आ गया इसको 50.33 करके, तो ये लगभग इतना आ गया। तो निकटतम अयनांश ये आ गया 24 अंश। जब इसको यह गुणा किया है या तो 50/1/3 कह दीजिए, या सीधा 50-33 से कर दीजिए क्योंकि 1/3 भाग है। तो जब इसको गुणा करने के बाद फल आया वो आया 87,026/0.27। तो इसको जब अयनांश में मतलब डिग्री में कन्वर्ट किया है तो डिग्री हो रही है 24 डिग्री 10 मिनट 26 सेकेंड। यानी 2014 में हमारा अयनांश हो गया 24 डिग्री 10 कला और 26 बिकला। जबकि हमारा जब इन्होंने 285 लिया था जब सन 1900 में, तब था 23.5 डिग्री यानी 23.30। तो ये सोच लीजिए कि ये इतना बदल गया 2014 तक आते आते।
114 साल में इतना अंतर आ गया। ये 2014 का है, अब हम 2022 में चल रहे हैं, तो 2022 के लिए भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। 2022 माइनस 285 बराबर जो भी आएगा उसे आप रखिए और इसका गुणा करके निकाल लेंगे। हालांकि ये पंचांग में आपको दिया है, मैं बता दूंगा, फिर भी आप साधन करिएगा। इसको नोट कर लीजिए, 2022 माइनस 285 तो कितना आएगा, एक बार करके बताइए। दो हजार बाईस में से 285 घटाएंगे तो कितना आएगा? अभी 2022 चल रहा है ना? 1737। हाँ, 1737 आएगा और 1737 में हम 50.33 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 12322। कितना आएगा? 12322। हाँ, ये हमारे लगभग ये हमारे जो आ रहे हैं वो कला आ रहे हैं, और इनको हम जब डिग्रियों में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम इनको पहले मिनट बनाएंगे, डिवाइडेड बाई 60 और फिर डिवाइडेड बाई 60 दो बार करेंगे तो हमारा लगभग आएगा 2412। ये आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो ये राशि चक्र ये निकालने के लिए बताया। इसके बाद हमने पिछली बार ये राशियों की चर्चा की थी, राशि कैसी होती है और किस प्रकार से देखेंगे। फिर आपको नक्षत्रों की बात की थी, तो ये नक्षत्र आपके सामने है, इनकी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लग्न की। लग्न क्या है, आप क्वेश्चन लिखेंगे लग्न क्या है। तो लग्न क्या है, लग्न समझते हैं ना, लग्न के बारे में कुछ सुना है कि नहीं, लग्न क्या होती है? गुरुजी उसका आंसर कितना आएगा जो भी बताया आपने? पूर्वी क्षितिज पर जिस राशि का उदय होता है 24.12 आएगा। जी। हाँ, पूर्वी क्षितिज पर क्या? जिस राशि का उदय होता है हाँ, वही लग्न है। पूर्वी क्षितिज जन्म के पर, समय जन्म के समय जन्म के समय। और जन्म कोई, के समय पूर्वी क्षितिज पर जो जिस राशि का उदय होता है वो लग्न है। और कोई बताएगा? लग्न मतलब शरीर, आत्मा। लग्न माने शरीर, बिल्कुल। जिससे जब भी अभी आप थोड़ी दिन में एक प्रयोग सीख जाएंगे, ये कुंडली बनाना सीख जाएंगे आप। इस प्रकार का एक आपने कुंडली चार्ट देखा होगा जो हम बनाते हैं, जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये एक कुंडली चार्ट बनाएंगे आप। इसमें आप जो शरीर जिसको आप कह रहे हैं वो एक पहला स्थान आपका है ना, जी। पहला भाव। उसमें वो राशि कहाँ से आई, उसको निकालने के लिए ये जो पहला भाव, यही है ना पहला भाव, जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लग्न, इसको कहेंगे लग्न। लेकिन ये जो लग्न है इसके अंदर जो नंबर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि राशि 12 होती है। 12 राशियों में से कौन सा नंबर यहाँ आएगा? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो नंबर निकल के आता है उसको हम लग्न कहते हैं। लेकिन वो लग्न का नंबर निकलता कैसे, उसके लिए हम इसे पढ़ते हैं कि किसी दिए गए समय में किसी स्थान के क्षितिज को क्रांति वृत्त उस बिंदु पर काटता है, वह बिंदु लग्न कहलाता है। जैसे इस समय क्या बज रहा है आपकी घड़ी में? 5:15 है, 5:23, ठीक है। 23 मिनट। तो 5:23 पर हम पूरब की क्षितिज में पूरब की ओर देखेंगे। हालांकि आपको अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन पूरब की ओर देखेंगे कि पूर्व क्षितिज में, क्षितिज माने आकाश में, कौन सी राशि हमको दिख रही है, यानी क्रांति वृत्त पर कौन सी राशि दिख रही है। और जो राशि हमें वहां दिख रही होगी वह राशि यहाँ पर नोट कर लेंगे। और सूर्योदय के समय पर वह राशि होती है यहाँ पर जो राशि जिसमें सूर्य चलता है। तो इस समय सूर्य कौन सी राशि में चल रहे हैं? मकर में। हाँ, सूर्य इस समय मकर राशि में चल रहे हैं। तो सुबह प्रातः काल सूर्योदय के समय पर यहाँ पर 11 नंबर रहा होगा, ये 11 नंबर लग्न निकलेगी। ये लेकिन इस समय बच गए हैं लगभग 5:23, तो इस समय 11 नंबर नहीं होगा और इस समय यहाँ पर होगा
इस समय यहाँ होगा लगभग 4 नंबर, कर्क राशि होगी। क्यों होगा इसके पीछे मैं बताऊंगा। तो हम देखेंगे कि अतः विभाजन वाला यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जन्मपत्री का आरंभिक बिंदु माना जाता है, यानी यही हमारा मेन पॉइंट है, यहीं से हम जन्मपत्री देखना चालू करते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जो मैंने पहले भी बताया था। इस घूमने की गति के कारण संपूर्ण आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह क्षितिज के नीचे से क्रमशः निकलता जा रहा है। तो पूर्वी क्षितिज में उदीयमान राशि को लग्न कहते हैं, इसको आप नोट कर लेना। पूर्वी क्षितिज में उदीयमान राशि को लग्न कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक लग्न की अवधि राशियों के विभाजन की भांति एक समान होती है। तो राशियों का विभाजन मतलब राशियां कितनी है टोटल? 12 12। और हमारा हमारा दिन कितने घंटे का है? 12 घंटे का ये सर अरे दिन, अच्छा पूरा 24 घंटे का है, 7 घड़ी का। तो मैं निशान लगा रहा हूँ, देखिए ना आप। और इसमें अगर 12 का भाग दिया तो हमारी एक लग्न कितनी हो गई? 2 घंटे। 2 घंटे। 2 घंटा। हाँ, तो एक दिन इस प्रकार से 2-2 घंटे की, लगभग 2-2 घंटे की एक लग्न होगी। जैसे 12 राशियां एक दिन में एक के बाद एक उदय होती है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर एक दिन में चक्कर लगाने के कारण वैसे वैसे समय व्यतीत होने के साथ साथ प्रत्येक राशि एक के बाद एक सिलसिलेवार लग्न बनती जाती है, ठीक है। लग्नों के नाम वही होते हैं जो कि किसी भी दिए गए समय में उदीयमान राशि के होंगे। जैसे प्रातः काल यहाँ पर मेष राशि हमको कुंभ राशि दिख रही थी, तो कौन सी लग्न हो गई? कुंभ हो गई। और अगर उसके बाद 2 घंटे बाद हमने देखा तो यहाँ पर कौन सी लग्न आ जाएगी? कुंभ के जाने के बाद मीन आ जाएगी। मीन राशि यहाँ पर होगी, इसलिए यहाँ पर मीन लग्न आ जाएगी। और उसके बाद मीन के बाद कौन सी राशि वहां पे आ जाएगी? मेष। मेष राशि आ जाएगी। मेष के बाद कौन सी आएगी, कोई बताएगा? दूसरा कोई व्यक्ति? वृषभ। वृषभ। और वृषभ के बाद मिथुन। मिथुन। मिथुन के बाद कर्क। कर्क के बाद सिंह। सिंह। तो देखिए, जिस लगभग ये सुबह 6 बजे यहाँ पर हम मान के चलते हैं, सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, तो 6 बजे यहाँ पर ये लग्न रही होगी। कौन सी? कुंभ लग्न रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कुंभ लग्न सुबह 6 बजे थी तो सूर्य कुंभ में थे, और जब लग्न सरकेगी यानी कि 11 यहाँ पर थी, 12 यहाँ आएगी, तो कुंभ यहाँ पहुंच जाएगी। पहुंचेगी कि नहीं? अगर यहाँ पर सुबह 6 बजे कुंभ थी तो मीन आएगी यहाँ पर बाद में, इसके बाद आएगी? बोलिए, आएगी कि नहीं आएगी? तो उसका मतलब कुंभ यहाँ पहुंच जाएगी। तो 8 बजे सूर्य यहाँ, क्योंकि सूर्य तो कुंभ सॉरी मकर है, मान लो इस समय सुबह मकर थी। मकर चल रही है कि कुंभ चल रही है इस समय? मकर चल रही है। मकर। चलिए, मकर चल रही है। तो अगर मकर लग्न यहाँ पर सुबह थी 6 बजे, तो यहाँ मकर लग्न में सूर्य थे, तो जब यहाँ पर कुंभ लग्न आएगी तो मकर यहाँ पहुंच जाएगी। कितने बजे आना चाहिए? 8 बजे, ठीक है। अगर मकर के बाद यहाँ पर सुबह के 10 बज जाएंगे तो ये 10 यहाँ बजेंगे, तो सूर्य की राशि यहाँ पर मकर आ जाएगी है 10 बजे। अच्छा, अब 12 बजे सूर्य यहाँ हो जाएगा मकर का, 2 घंटे बाद, क्योंकि यहाँ राशि बदलती जा रही है तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे खिसकेगा ना। अब 2 बजे यहाँ आ जाएगा, 4 बजे यहाँ होगा, और लगभग 6 बजे यहाँ होगा। यानी जैसे सुबह 6 बजे यहाँ पर सूर्य थे, ऐसे ही शाम को 6 बजे सूर्य यहाँ पर होंगे। अभी 6 बजे नहीं है, अभी 6 बजे नहीं है। इसका मतलब जो लग्न है वो इन दोनों लग्नों के बीच में घूम रही है, इन दोनों लग्नों के बीच में घूम रही है। तो मान लो कि यहाँ पर ये आपके सूर्य इस समय यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मकर राशि है, तो ये मकर राशि है, तो इसके बाद मकर के बाद कौन सी राशि आती है? कुंभ। उसके बाद मीन, मीन। और यहाँ पर मेष। मेष, और यहाँ पर
वृषभ, वृषभ और यहाँ पर मिथुन, मिथुन। तो इसका मतलब इस समय यहाँ पर मिथुन लग्न होगी। और अगर हम यहाँ से गणना करेंगे तो यहाँ पर कर्क लग्न होगी। यानी कि जो लग्न सूर्योदय के समय होती है उससे सातवीं लग्न सूर्यास्त के समय होती है, उससे सातवीं लग्न सूर्यास्त के समय होती है। तो ये सिलसिलेवार इस प्रकार लग्न बनती चली जाएंगी। इनको हम गणितीय विधि से निकालेंगे। अभी एक अनुमानित बता रहे हैं कि इस समय कर्क लग्न या मिथुन लग्न का अंतिम समय चल रहा होगा या कर्क लग्न होगी। अगर आप कंप्यूटर से मोबाइल से देखते हैं तो पता चल जाएगा अभी। ठीक है, चलिए, ये तो ही लग्न जो अभी हम देख रहे थे कि ये लग्न है, लेकिन इसके अंदर भी लग्न के साथ साथ जो हमारे 12 भाव हैं उनमें लग्न के साथ साथ दशम भाव 10th हाउस हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 10th हाउस माने हमारा सूर्य का मध्याह्न बताता है वो, और इसीलिए दशम भाव का प्रयोग करेंगे। तो इस कुंडली में दशम भाव कौन सा है? ये है जी जो मैं बता रहा हूं वही है ना, दशम भाव। तो यहाँ पर दशम भाव अथवा एमसी किसी निर्दिष्ट समय पर उस स्थान की यम्योत्तर, याम कहते हैं दक्षिण, याम में माने क्या होता है? दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण और उत्तर, याम में उत्तर लिखा है तो याम में प्लस उत्तर, दक्षिण उत्तर, ये जो शब्द है इसको आपको समझ लेना है। याम्य उत्तर का मतलब है दक्षिण उत्तर वृत्त। क्रांति वृत्त को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दशम भाव कहते हैं। यानी याम्योत्तर बिंदु पर सूर्य जहां कटेगा, यहाँ पर जो मध्य बिंदु, इस लग्न का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो मध्य बिंदु के नाम से जाना जाता है। इस बिंदु का भोगांश पहले की भांति मेष के प्रथम बिंदु से क्रांति वृत्त के साथ साथ नापा जाएगा। तो दशम भाव का विश्वांश उस समय का संपातिक समय होता है। इसे प्राय RAMC अर्थात विश्वांश मध्य आकाश भी कहते हैं। यानी ये मध्य आकाश है। अगर आपका लग्न ये है तो उसका मध्य आकाश ये है। जैसे हमारा सुबह सूर्योदय हुआ मकर राशि पर, सूर्योदय हुआ मकर राशि में सूर्योदय हुआ जी है, तो उसका मध्य आकाश ये है। तो आप मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो मकर का मध्य आकाश हुआ तुला। क्या हुआ? तुला, तुला इसकी दशम भाव में तुला आ रही है ना। ऐसे ही हाँ। अगर मान लो कर्क राशि यहाँ पर आएगी इस समय, तो उसका मध्य आकाश क्या होगा? कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, मेष होगा। यहाँ पर मेष होगा। मेष से चौथी राशि है ना ये कर्क, मेष होगा कि नहीं? जी हाँ, तो मेष उसका मध्य आकाश होगा। यानी कि जो मध्य आकाश होता है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला स्थान होता है। भाई सूर्य मध्य में ऊर्जा देते नहीं देते? जब 12 बजते हैं तो सूर्य में प्रकाश होता है, सूर्य में ऊर्जा देते हैं। सबसे ज्यादा जो 12 से 2 के बीच में सूर्य का प्रकाश होता है कि नहीं? जी हाँ तो इसका मतलब इस कुंडली में जो इसका मध्य आकाश क्षेत्र है वो कौन सा है, दशम भाव कौन सा है, ये है। और वो कितने डिग्री पे है ये हमको नापना पड़ता है। इसके लिए हमको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे हम देखें इसको कि लग्न सारणी का और प्रयोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे ये लग्न सारणी के प्रयोग के लिए जो एक पुस्तक दी जाएगी, एक लघु पुस्तिका है जिस मैंने वैसे डाली हुई है, असेंडेंट, टेबल ऑफ असेंडेंट। अगर आपको नहीं मिली है तो आज मैं दोबारा उसमें डालूंगा टेलीग्राम में। आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी बुक बना लीजिएगा। तो जिनका हाँ आप मिले तो आप भेजेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालना है कि आप पुस्तक लेनी है? नहीं, अगर आपके पास पुस्तकें हैं या पुस्तक आ गई है तो आप ले लीजिए उसमें से। अगर नहीं आई है तो आप प्रिंट आउट निकालना, क्योंकि असेंडेंट टेबल का प्रिंट आउट नहीं आ रहा है इस समय, मतलब बुक नहीं आ रही है। ये तो नहीं मिली है। पुस्तक ले लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगी मैडम। पुस्तक अभी है नहीं ना, आपको भी तो फोटोकॉपी दी है ना शेखर जी? अरे सर हाँ, फोटोकॉपी दी है। नहीं वैसे पुस्तकें जो है सर बहुत अच्छी किताबें हैं सर, मैंने तो पढ़ी। बाकी पुस्तकों की छोड़ो, मैं अभी असेंडेंट टेबल की बात कर रहा हूँ। जो प्रिंट में नहीं होगी, जो प्रिंट में नहीं होगी उसकी आपको फोटोकॉपी करा के अपनी जिल्द करा लें तो आपके काम आएगी। और ठीक है,
तो ये जी जो मैं सर। असेंडेंट टेबल है उसमें डालूंगा। जो लोग लोकल पास वाले हैं वो मेरे पास फोटोकॉपी रखी है, ले जा सकते हैं। और जिन्होंने जो दूर हैं उनके लिए टेलीग्राम पे मैं भेज रहा हूँ, जिसे मैंने भेज दी है। अब गणित की किताब भी डाल दी है, फलित की किताब भी डाल दी है, और किताबें भी डाल दूंगा। अगर आपके पास किताबें वहां से नहीं आ पा रही हैं तो आप, चूंकि उसके पास इस समय बहुत ज़्यादा वो रहता है वजन, तो आप इनकी फोटोकॉपी या इनके कंप्यूटराइज उस पर अपने सेव कर लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। और मैं उसका नंबर डाल दूंगा आज किताब वाले का। अगर जिन जिनको किताब मंगानी है उससे आप बात कर लेना, और आपकी किताबें क्यों नहीं पहुंच रही है वो बता देगा। यह लघु पुस्तिका है जिसमें एनसी लाहिरी द्वारा लिखी गई, सन 1900 में ये बनी थी। और इसका जो भारत के केंद्रीय स्टेशन, भारत की मानक मध्याह्न रेखा, यानी भारत को एक का मध्य स्थान एक माना गया। जैसे भारत का मध्य स्थान कौन सा है, तो भारत के मध्य स्थान को माना गया जो 82-30 डिग्री पर, ये यहाँ पर अभी आएगा। भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82 अंश 30 कला पूर्व रेखांश के लिए स्थानीय दोपहर 12 बजे का संपातिक समय दिया गया। तो 82-30 क्या है, भारत का मध्य रेखांश। जैसे हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े थे अभी शुरू में, तो भारत का मध्य रेखांश कितना है, 82 डिग्री 30 कला। कितना है, 82 82 डिग्री डिग्री 30। हाँ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी कुंडली आप बनाने जाएंगे आगे भविष्य में, उसमें आपको भारत का मध्य रेखांश से आगे पीछे जाना है, यानी सेंटर कौन सा है, सेंटर आपको एक लेना पड़ेगा। तो जो 82-30 हमारा सेंटर है, या तो कोई देश 82-30 से ऊपर होंगे, जैसे बिहार के हैं, कलकत्ता वगैरह हैं, वो सब 82-30 के ऊपर है, पूरब के देश हैं। या फिर 82-30 से नीचे होंगे, पश्चिम में होंगे, जो 81 होंगे, 81 होंगे, 78 होंगे, 77 होंगे। तो वो कोई डिग्री में ऊपर होंगे, कोई नीचे होंगे, उससे संबंधित तालिका से हम प्रयोग करेंगे। एक प्रश्न है सर मेरा, है एक प्रश्न है सर। क्यों सर इसमें इसके बारे में ये बताते हैं कि ये बनारस और इलाहाबाद के बीच का मध्य का क्षेत्र है, जहाँ बिल्कुल, ये क्या बोलते हैं बताएंगे। 82। हाँ तो सर हाँ, या नाम यही नहीं मालूम है आज तक। नैनी, मिर्जापुर के पास नैनी, इलाहाबाद नैनी अच्छा है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी सर। इस पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्षों के लिए स्थानिक शुद्ध तालिका, वर्ष शुद्ध तालिका भी दी गई है। यानी कि हम सन 2000 में कुंडली बना रहे हैं तो उसकी वर्ष की शुद्धि दी हुई है, और ग्वालियर की बना रहे हैं तो, या जबलपुर की, भोपाल की, इंदौर की, तो वहाँ की स्थान शुद्धि कैसे करनी है वो दिया गया है। इसकी सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान के लिए, किसी भी वर्ष के लिए, किसी भी दिन के लिए संपातिक समय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यही नहीं, इसके उपरांत इस पुस्तिका में पृथ्वी के भिन्न भिन्न अक्षांशों, जो मैंने शुरू में बात की थी, 0 डिग्री से 60 डिग्री तक के उत्तर के लिए संपातिक प्रत्येक 4 मिनट के अंतराल से दिए गए हैं। यानी जो हमारी लग्न है, लग्न का उदय समय है, वो 4-4 मिनट के अंतर से वहां दिया है। क्रांतिवत की डिग्री और राशि के लिए तालिका दी गई है। इसका प्रयोग अभी हम जब कुंडली बनाएंगे तो करेंगे, ठीक है। भाव तालिका, लग्न सारणी, तो ये भी निर्यण की पुस्तक है, इसी प्रकार से ये भाव की निकलेगी। और लग्न सारणी, एफएमरिज पंचांग, एक एफएमरिज पंचांग होगा जो आपके पास, जैसे निर्णय सागर पंचांग का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही लाहिरी का एफएमरिज पंचांग है। और उसके भी जो लाहिरी के अक्षांश हैं, वो पंचांग की पुस्तक, अगर पंचांग आपके पास आएगा पूरा तो आप वो ले सकेंगे, नहीं तो उसका जो मुख्य पार्ट है उसका भी हमने आपको पीडीएफ देंगे, जिससे कि अपने को, हमें पढ़ने में रुकावट नहीं आए। एफएमरिज पंचांग, जो पंचांग की पुस्तकें होती हैं, जहाँ पे पुस्तकें मिलती हैं दिल्ली वगैरह से, आप वहाँ से 10-10 वर्ष के पंचांग भी मंगा सकते हैं। 1900 से 1941 वर्ष का भी है। फिर पहले लगातार 40-50 वर्ष के इकट्ठे हैं, उसके बाद 5-5 वर्ष के, 10-10 वर्ष के ऐसे बने हुए हैं, उनसे आप ले सकते हैं। प्रत्येक वर्ष के भी मिलते हैं। लेकिन अभी आपको उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में आपके मन में आ सकता है, यार हमको 1950 की कुंडली बनानी, तो हम क्या करें, तो आप 1950 का एफएमरिज पंचांग खरीद सकते हैं मार्केट से, और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बात का विषय है। अब हम बात करें इसके आगे, क्वेश्चन बन गए, संपाद बिंदु से क्या अभिप्राय है। तो संपाद बिंदु से क्या अभिप्राय है, मैंने बताया था अभी आपको। संपाद बिंदु क्या है, ये 4 मिनट के अंतराल में उदय होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, संपाद सबसे पहले बताया था। संपात बिंदु सर वो बसंत संपात, और 360 डिग्री और 180 डिग्री का
हाँ, बसंत संपात शरद संपात, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। बराबर। हाँ, इससे ये अभिप्राय है। और वो कैसे करता है, क्या करता है, ये चित्र आप किताब का, मैंने किताब दी है उसमें से समझ के इस प्रश्न को लिख लेना। और ये कितनी संख्या में होते हैं, कितने होते हैं संपात? कितने होते हैं? 1 2 3 4? 2 गुरुजी। दो दो होते हैं सर संपात तो। हाँ, 2 भाई, एक बसंत एक शरद। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी जैसे विश्वबयन, चल अचल अचल चक्र, अयनांश जो मैं पीछे पढ़ाया था, इनकी टिप्पणियां आप अपने हाथ से नोट्स बना के रखिए अपने पास, जिससे कि आपको क्या होता है जब हम खुद लिखते हैं तो और ज्यादा समझ में आता है। और उस समय हम केवल इस पुस्तक की सहायता से नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हम और जगह से भी कहीं ना कहीं से जानकारी को कलेक्ट करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और जो आपने अपने शब्दों में लिखा है वो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो लिख रहा है वो उसने अपने शब्दों में लिखा है, और आप उसको समझने के बाद अपने शब्दों में टिप्पणियों को लिख लीजिए, जिससे कि आपके लिए सरल हो जाए। और तीसरा है क्वेश्चन सायन और निर्यण। सायन माने अयन के साथ, निर्यण माने दूर, ये प्रणाली क्या है और इसके भी बारे में लिखना कि वो भचक्र जो है 50.33 जो सरकता है वो उसमें आ जाएगा। और बसंत संपात के अयन की वार्षिक दर क्या है, वही 50.33 जो मैंने बताई थी अभी। तो इस तरीके से आपको, और बीवी रमन की पुस्तक का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं समय की माप। पाश्चात्य प्रणाली में समय को घंटों, मिनटों, सेकंडों और सेकंडों के टुकड़ों के रूप में मापा जाता है। पश्चिम की इसी प्रणाली को प्रयोग भारत विश्व के अन्य देशों में अधिकांशतः किया जाता है, पर हिंदुओं के समय के विभाजन की एक विशिष्ट प्रणाली होती है। तो हमारे यहाँ जो समय थे वो क्या थे, घटी, पल, विपल, पर, तत्पर, इस प्रकार से थे। और आज के समय में जो होता है वो घंटा, मिनट, सेकंड होता है। तो थोड़ा पुरानी